Welcome to class. Walaikum assalam. How are you? We are fine, alhamdulillah. क्लास आज हमने केमिस्ट्री का चैप्टर नंबर 3 शुरू करना है, केमिकल बॉन्डिंग। अब बॉन्डिंग क्या होती है? किसी भी दो एटम्स का के दरमियान में जो फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन होती हैं उनको हम बोलते हैं बॉन्डिंग। किसी दो एटम्स का आपस में कंबाइन होना ड्यू टू फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। फोर्स ऑफ अट्रैक्शन की वजह से किसी भी दो एटम्स का आपस में कंबाइन होना, उसको हम क्या बोलते हैं? बॉन्डिंग। आज के चैप्टर हमने शुरू किया है, इसमें जो सबसे पहला हमारे पास क्वेश्चन आता है वो है व्हाई डू एटम्स फॉर्म केमिकल बॉन्ड। कि जो एटम्स हैं हमारे पास वो केमिकल बॉन्ड क्यों बनाते हैं, क्या ऐसी वजह है कि वो केमिकल बॉन्ड को बनाते हैं? तो इसके 3 मेन रीजंस हैं। सबसे पहले रीजन है हमारे पास टू डिक्रीज देयर एनर्जी। सबसे पहली रीजन है हमारे पास कि एटम्स केमिकल बॉन्ड क्यों बनाते हैं? टू डिक्रीज देयर एनर्जी, अपनी एनर्जी को डिक्रीज करने के लिए, कम करने के लिए, स्टेबल होने के लिए। अब मैंने आपको पहले भी सेकंड चैप्टर जब पढ़ाया था एक एग्जांपल दी थी कि जब हमें फीवर हो जाता है, हमारी बॉडी का नॉर्मल टेम्परेचर क्या होता है? 37 डिग्री सेल्सियस होता है। जब हमारा टेम्परेचर हाई हो जाता है हमारी बॉडी का, तो हम अनस्टेबल हो जाते हैं। तो क्या करते हैं, हम अपनी बॉडी के टेम्परेचर को कोई ऐसी मेडिसिन लेते हैं कि हम अपनी बॉडी के टेम्परेचर को लो करें। तो अपनी बॉडी के टेम्परेचर को लो करने के लिए हम फिर स्टेबल होते हैं ना। तो इसी तरीके से जो एटम्स हैं वो अपनी एनर्जी को लो करने के लिए बॉन्ड बनाते हैं। नेक्स्ट है हमारे पास इसकी रीजन, दे कैन डू दिस बाय कंबाइनिंग विद अदर एटम्स। ये किस तरह करते हैं डिक्रीज अपनी एनर्जी? दे कैन डू दिस बाय कंबाइनिंग विद अदर एटम्स। ये हमारे पास इसकी सेकंड रीजन है कि सबसे पहले वो अपनी एनर्जी को डिक्रीज करने के लिए बॉन्ड बनाते हैं। दूसरी रीजन कि वो कैसे करते हैं अपनी एनर्जी डिक्रीज, कि किसी दूसरे एटम के साथ कंबाइन करके, किसी दूसरे एटम के साथ मिलकर ये अपनी एनर्जी क्या करते हैं? डिक्रीज करते हैं। जब ये अपनी एनर्जी डिक्रीज करते हैं किसी दूसरे एटम के साथ बॉन्ड बना के, तो ये क्या करते हैं? अपनी स्टेबिलिटी को इंक्रीज करते हैं। इट इंक्रीज स्टेबिलिटी। तो ये 3 मेन रीजंस हैं हमारे पास कि एटम्स बॉन्ड क्यों बनाते हैं। अपनी एनर्जी को लो करने के लिए वो बॉन्ड बनाते हैं किसी दूसरे एटम के साथ मिलकर, और क्या हो जाते हैं? स्टेबल हो जाते हैं। स्टेबिलिटी का आपको पता ही होगा कि जो अपनी प्रॉपर्टीज, अपनी खसूसियात मेंटेन रखे वो क्या होते हैं? स्टेबल। और अगर उनकी प्रॉपर्टीज या खसूसियात डिस्टर्ब हो जाए, वो अपनी असल हालत में ना रहे, तो वो क्या हो जाते हैं? अनस्टेबल। अब नेक्स्ट हमारे पास इधर एक और क्वेश्चन आता है, हाउ डू एटम्स सक्सीड in loading their energy? How do atoms succeed in loading their energy? क्या मतलब है इसका कि एटम्स जो हैं अपनी एनर्जी को लो करने में किस तरह कामयाब होते हैं? तो यहाँ पे हमारे पास साइंटिस्ट, जो अर्ली साइंटिस्ट थे, उन्होंने इस क्वेश्चन पे बहुत ज़्यादा रिसर्च की, इसके बारे में बहुत ज़्यादा सोचा। फिर उन्होंने यहाँ पे जो है ना एक आइडिया निकाला या डिस्कवर किया नोबल गैसेस को। ठीक है, नोबल गैसेस वो वाली गैसेस हैं जो बहुत ही स्टेबल होती हैं, लेस रिएक्टिव होती हैं। वो गैसेस होती हैं हमारे पास हीलियम, हमारे पास है हीलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टॉन एंड ज़ीनॉन। ये है हमारे पास नोबल गैसेस। ये वाली गैसेस जो है हाईली स्टेबल थी और लेस रिएक्टिव थी। अब उन्होंने सोचा अच्छा नोबल किस चीज़ को बोलते हैं? अब हम जब किसी बंदे को कहते हैं कि ये बहुत ही नोबल है, इट्स मीन कि बहुत शरीफ है, ये किसी से झगड़ा नहीं करता, तो इसलिए गैसेस का नाम भी रखा गया नोबल गैसेस कि ये बहुत ज़्यादा स्टेबल थी और लेस रिएक्टिव थी। ना ये खुद के साथ रिएक्ट करती थी, ना ये किसी दूसरे एटम्स के साथ रिएक्ट करती थी। तो ये वाली जो उन्होंने सोचा कि जैसे ये हमारे पास नोबल गैसेस है, ये हाईली स्टेबल है, किस तरह से ये स्टेबल है, क्यों स्टेबल है, क्या रीज़न है इनमें कि ये
मोस्ट स्टेबल है। तो यहाँ पे दो रीजन थी, एक थी हमारे पास इनकी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन और दूसरी थी हमारे पास बॉन्ड फॉर्मेशन। अब इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन में हमारे पास दो रूल्स आ जाते हैं, एक है हमारे पास ऑक्टेट रूल, डुप्लेट रूल, और एक है हमारे पास ऑक्टेट रूल। अब यहाँ पे आपके पास डुप्लेट रूल की भी डेफिनेशन आ सकती है, इंपॉर्टेंट है, और आपके पास ऑक्टेट रूल की भी डेफिनेशन आ सकती है, इंपॉर्टेंट है ये। अब डुप्लेट रूल का क्या मतलब है? डुप्लेट रूल का डेफिनेशन है हमारे पास द एबिलिटी टू अटेन टू इलेक्ट्रॉन्स इन द वैलेंस शेल। किसी भी एटम की एबिलिटी अपने वैलेंस शेल में दो इलेक्ट्रॉन्स लेके आना, तो वो क्या होते हैं हमारे पास? डुप्लेट रूल। यहाँ पे जो हीलियम थी ये हमारे पास डुप्लेट रूल को फॉलो करती थी, क्योंकि इसके जो आउटर मोस्ट में इलेक्ट्रॉन्स, इसके आउटर मोस्ट शेल में जो इलेक्ट्रॉन्स थे वो कितने थे? दो इलेक्ट्रॉन्स थे। तो हीलियम डुप्लेट रूल को फॉलो कर रही थी, टू अटेन टू इलेक्ट्रॉन्स इन द आउटर मोस्ट शेल कॉल्ड डुप्लेट रूल। फॉर एग्जांपल हीलियम। नेक्स्ट है हमारे पास ऑक्टेट रूल। अब हीलियम के अलावा जितने भी हमारे पास, अब अगर हम डुप्लेट रूल में लिथियम के एग्जांपल को देखते हैं तो लिथियम के एटॉमिक नंबर होता है हमारे पास 3, तो इसके पास एक एक्स्ट्रा है, तो इसमें स्टेबल होने के लिए इसे सिर्फ इसके आउटर मोस्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन चाहिए? दो इलेक्ट्रॉन्स में 8 इलेक्ट्रॉन्स होंगे वो ऑक्टेट रूल, और जिसके आउटर मोस्ट में 2 इलेक्ट्रॉन्स होंगे वो क्या होगा? डुप्लेट रूल। तो यहाँ पे उन्होंने कहा कि एटम्स अपनी एनर्जी को लो करते हैं, ये क्योंकि उनकी जो एनर्जी है वो उसको स्टेबल करते हैं नोबल गैसेस के एटम्स की एनर्जी के साथ। वहाँ पे उन्होंने डुप्लेट रूल और ऑक्टेट रूल को फॉलो करते हुए वो अपने आप को स्टेबलाइज करते हैं। नेक्स्ट है हमारे पास, मैंने बात की थी बॉन्ड फॉर्मेशन की। बॉन्ड फॉर्मेशन हमारे पास कुछ ऐसे एलिमेंट्स होते हैं, फॉर एग्जाम्पल अगर मैं आपको बात करूँ सोडियम की, तो सोडियम का एटॉमिक नंबर होता है हमारे पास 11। अगर हम इसके आउटर मोस्ट शेल में अगर हम इसको देखते हैं, हमने ये सेकंड वाले चैप्टर में पढ़ा भी था, न्यूक्लियस के इर्द गिर्द हमारे पास क्या होते हैं? शेल्स होते हैं। तो फर्स्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स अकोमोडेट करते हैं? 2 इलेक्ट्रॉन्स अकोमोडेट करते हैं। और सेकंड शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स अकोमोडेट करते हैं? 8 इलेक्ट्रॉन्स अकोमोडेट करते हैं। और कितने हो गए ये टोटल? 10 हो गए। हमारे पास क्या एटॉमिक नंबर है? 11 एटॉमिक नंबर है। तो इसके आउटर मोस्ट में आ जाता है 1 इलेक्ट्रॉन। अब सोडियम क्या करता है कि अपनी इसने ऑक्टेट रूल को फॉलो करना होता है। अब इसके लिए 8 इलेक्ट्रॉन गेन करना आसान है या 1 इलेक्ट्रॉन लूज करना आसान है? 1 इलेक्ट्रॉन लूज करना आसान है। तो क्या करता है सोडियम, अपना ये जो आउटर मोस्ट में इसके पास 1 इलेक्ट्रॉन होता है, ये इजी वे को फॉलो करता है, तो ये उसको लूज कर देता है और क्या आ जाता है? सोडियम पे चार्ज हमारे पास आ जाता है पॉजिटिव। तो इसको हम कहते हैं इलेक्ट्रो पॉजिटिव एलिमेंट्स। इलेक्ट्रो पॉजिटिव एलिमेंट्स वो वाले एलिमेंट्स जो अपने आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन शेल में से जो इलेक्ट्रॉन को लूज करते हैं, वो कौन से हैं? इलेक्ट्रो पॉजिटिव। टू लूज इलेक्ट्रॉन form bond by losing their electron called electropositive elements. Form bond by losing their electrons called electropositive elements. Next हमारे पास अगर electronegative elements की बात करते हैं तो हम बात करते हैं क्लोरीन की। क्लोरीन का एटॉमिक नंबर होता है हमारे पास 17। तो अगर हम इसकी शेल्स में करें इसको तो क्या आएगा हमारे पास? फर्स्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं? 2। और सेकंड शेल में कितने होते हैं हमारे पास? 8। कितने हो गए हमारे पास? 10। और थर्ड शेल में कितने आएंगे? 7। तो यहाँ पे अगर हम देखें तो 7 इलेक्ट्रॉन है, इसने ऑक्टेट रूल को फॉलो करना है। तो ये 7 इलेक्ट्रॉन देगा या 1 इलेक्ट्रॉन लेगा? ये इसके लिए इजी होगा। तो क्लोरीन पे कौन सा चार्ज, जो इलेक्ट्रॉन लूज करते हैं उन पे कौन सा चार्ज आ जाता है? पॉजिटिव। वो इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट्स होते हैं। और जो अपने इलेक्ट्रॉन गेन करते हैं उन पे कौन सा चार्ज आता है? नेगेटिव। तो क्लोरीन पे कौन सा चार्ज आ जाएगा? नेगेटिव। तो क्लोरीन हमारे पास कौन सा एलिमेंट है? इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट। सोडियम कौन सा? इलेक्ट्रोपॉजिटिव। और क्लोरीन क्या है हमारे पास? इलेक्ट्रोनेगेटिव। तो ये हमारे पास इसकी शुरू में जो इंट्रोडक्शन उन्होंने दिया है, ये
हमारे पास कुछ बातें हैं जो हमने ज़हन में रखनी है कि क्या होता है डुप्लेट रूल, क्या होता है ऑक्टेट रूल, और जो हमारे पास नोबल गैसेस हैं उनकी जो स्टेबिलिटी है वो किस तरह से स्टेबल है, उनके इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन की वजह से और बॉन्ड फॉर्मेशन की वजह से। बॉन्ड फॉर्मेशन हमने ये बात की, जैसे यहाँ पे सोडियम क्लोराइड है, तो सोडियम क्या है, एक अपना इलेक्ट्रॉन लूज कर देता है और क्लोरीन उस इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट कर लेता है और क्या बन जाता है हमारे पास सोडियम क्लोराइड। अब शुरू में तो ये देखिए सोचा जाता था कि जो हमारे पास इलेक्ट्रॉन्स हैं वो किस तरह से, एटम्स जो है किस तरह से स्टेबल होते हैं अपनी एनर्जी को लो करके, या तो वो इलेक्ट्रॉन को दे के या लेके नोबल गैसेस की जो इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन है उसको अटेन करके वो क्या होते हैं, स्टेबल होते हैं। लेकिन बाद में फर्दर इन्वेस्टिगेशन की गई तो उसके जो ऑक्टेट रूल या डुप्लेट रूल हो इसको इतनी ज्यादा इंपॉर्टेंस नहीं थी दी गई। समझ आ गई। नेक्स्ट है हमारे पास केमिकल बॉन्ड। केमिकल बॉन्ड क्या होता है, मेन हमारे चैप्टर का नाम ही केमिकल बॉन्ड है। यहाँ पे हम केमिकल बॉन्ड की डेफिनेशन को पढ़ेंगे कि केमिकल बॉन्ड क्या होता है। अगर हम केमिकल बॉन्ड की डेफिनेशन को देखते हैं तो इसकी डेफिनेशन है फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन एटम्स विच होल्ड देम टुगेदर इन द फॉर्म ऑफ मॉलिक्यूल और कंपाउंड। किसी भी दो या दो से ज्यादा एटम्स के दरमियान में फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन के उनको कंबाइन करके रखें तो वो एक मॉलिक्यूल या कंपाउंड बनाते हैं। ठीक है, अगर यहाँ पे मैं सबसे सिंपल एग्जांपल आपको दूंगी वाटर की, तो वाटर में क्या क्या होता है हमारे पास, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन और हाइड्रोजन। इनके दरमियान में ये जो बॉन्ड है इनके दरमियान में किस वजह से बने हैं, इनके दरमियान में फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन की वजह से। ये जो फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन है ये इनको स्ट्रांगली हेल्ड करके रखती हैं और हमारे पास एक कंपाउंड बना देती हैं, क्या, H2O। तो ये हमारे पास क्या है इनके दरमियान में, केमिकल बॉन्ड्स। केमिकल बॉन्ड्स के थ्रू हमारे पास ये एक पूरा एक हमें कंपाउंड दे रहे हैं वाटर का। तीन हमारे पास एटम्स हैं, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन और हाइड्रोजन। ये तीनों केमिकली कंबाइन हुए आपस में और हमें एक दे रहे हैं कंपाउंड वाटर का। इसको हम क्या बोलते हैं, केमिकल बॉन्ड। अब यहाँ पे अगर हम दो एटम्स की बात करते हैं, ये दो एटम्स हैं हमारे पास, तो ये जब एक दूसरे को अप्रोच करेंगे, एक दूसरे के करीब आएंगे, तो यहाँ पे दो पॉसिबिलिटीज होंगी, या तो ये एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे या एक दूसरे को रिपेल करेंगे। अब मैंने आपको पहले भी ये बात बताई थी कि पॉजिटिव चार्जेस आपस में एक दूसरे को क्या करते हैं, रिपेल करते हैं, या सिमिलर चार्जेस, और जो अपोजिट चार्जेस होते हैं वो क्या होते हैं, अट्रैक्ट करते हैं। अगर तो इनमें अपोजिट चार्जेस होंगे तो ये एक दूसरे को क्या करेंगे, अट्रैक्ट करेंगे, लेकिन अगर इनमें सिमिलर चार्जेस होंगे तो ये क्या करेंगे, रिपेल करेंगे। तो अगर तो ये आपस में अट्रैक्ट करते हैं तो क्या होगा, इनमें जो फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन है वो क्या होंगी, स्ट्रांग होना शुरू हो जाएंगी। जब स्ट्रांग होंगी तो इनके दरमियान की जो एनर्जी है वो लो होना शुरू हो जाएगी। जब इनके दरमियान की एनर्जी लो होना शुरू हो जाएगी तो ये आपस में केमिकली कंबाइन होंगे और हमें एक नया मॉलिक्यूल या कंपाउंड देंगे। नेक्स्ट हमारे पास आपकी इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन है, वहां पे उन्होंने आपको एक डेफिनेशन दी है इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन की। ये आपने याद रखनी है, ये इंपॉर्टेंट है आपकी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन की डेफिनेशन कि इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन क्या होती है। यहाँ पे अरेंजमेंट शेल्स और सब शेल्स में उसको हम क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन। अब अगर हम इनके टाइप्स की बात करते हैं तो इसकी 3 टाइप्स होती हैं हमारे पास। 3 टाइप्स को कौन कौन सी है, हमारे पास टाइप्स ऑफ बॉन्ड्स की अगर बात करें तो वो 3 किस्म के टाइप्स के होते हैं बॉन्ड्स। अब हमने यहाँ पे बात की थी केमिकल बॉन्ड्स बनते हैं, केमिकल बॉन्ड्स बनते हैं लेकिन वो 3 किस्म के होते हैं। कुछ होते हैं हमारे पास आयोनिक बॉन्ड, कुछ होते हैं हमारे पास कोवैलेंट बॉन्ड और कुछ होते हैं हमारे पास कोऑर्डिनेट कोवैलेंट बॉन्ड। अब यहाँ पे उन्होंने 1 बाय 1 इन तीनों को एक्सप्लेन किया है, तो हम सबसे पहले एक्सप्लेन करेंगे इसको आयनिक बॉन्ड। क्या होता है आयनिक बॉन्ड? आयनिक बॉन्ड वो वाला बॉन्ड होता है जो एक एटम दूसरे एटम को अपना कंप्लीटली इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर कर दे, उसको हम क्या बोलते हैं, आयनिक बॉन्ड। तो यहाँ पे एक और डेफिनेशन इसकी बनती है, द केमिकल बॉन्ड इज फॉर्म्ड एज अ रिजल्ट ऑफ द टेंडेंसी ऑफ एटम्स टू गेन
इलेक्ट्रॉन और इलेक्ट्रॉन टू अक्वायर द इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन ऑफ नियरेस्ट नोबल गैस। ठीक है, यहाँ पे या तो वो अपना इलेक्ट्रॉन गेन करेगा या लूज करेगा अपनी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन नोबल गैसेस की तरह वाली अटेन करने के लिए। या तो वो डुप्लेट रूल को अटेन करेगा या ऑक्टेट रूल को अटेन करेगा। तो स्टेबल होने के लिए या तो वो अपना इलेक्ट्रॉन देगा या अपना इलेक्ट्रॉन लेगा। यहाँ पे हमारे पास एक एग्जांपल है, आगे भी हमने डिस्कस की है। यहाँ पे हमारे पास सोडियम क्लोरीन की एग्जांपल है। तो सोडियम में मैंने अभी आपको बताया कितने होते हैं 11 और क्लोरीन में कितने होते हैं हमारे पास 17। अगर हम इनके शेल्स की बात करें तो फर्स्ट शेल में हमारे पास कितने इलेक्ट्रॉन आएंगे 2। फर्स्ट शेल में 2 और सेकंड में 8 और थर्ड में 1। अब नेक्स्ट अगर हम क्लोरीन की बात करते हैं तो फर्स्ट में 2 8 और 7। अब यहाँ पे आप देखिए कि इसके आउटर मोस्ट में कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं 1 और क्लोरीन के आउटर मोस्ट में कितने हैं 7। अब इसने ऑक्टेट रूल को अपने को कंप्लीट करना है और इसने भी। अब इसके लिए 7 इलेक्ट्रॉन गेन करना मुश्किल है, लेकिन 1 इलेक्ट्रॉन लूज करना इजी है, और इसके लिए भी 1 इलेक्ट्रॉन गेन करना इजी है। तो क्या करेगा हमारे पास जो सोडियम है इसके आउटर मोस्ट में हमारे पास 1 इलेक्ट्रॉन है, और जो हमारे पास क्लोरीन है इसके आउटर मोस्ट में 7 इलेक्ट्रॉन्स हैं। तो ये जो सोडियम है ये अपना इलेक्ट्रॉन एक जो है वो दे देगा क्लोरीन को, और क्लोरीन हमारे पास जो है सोडियम ने अपना 1 इलेक्ट्रॉन दे दिया, इस पे कौन सा चार्ज आ जाएगा पॉजिटिव, और क्लोरीन ने इससे 1 इलेक्ट्रॉन ले लिया तो इस पे कौन सा चार्ज आ जाएगा नेगेटिव। तो यहाँ पे हमारे पास इस पे कौन सा चार्ज आ जाएगा क्लोरीन पे नेगेटिव। इस तरह से क्या होगा कि सोडियम था हमारे पास, उसने क्या किया 1 इलेक्ट्रॉन उसने अपना लूज किया और उसके ऊपर कौन सा चार्ज आ गया पॉजिटिव। वही 1 इलेक्ट्रॉन किसने दिया हमारे पास क्लोरीन, तो क्लोरीन पे कौन सा चार्ज आ गया नेगेटिव। इसका होल रिएक्शन हम किस तरह से लिखेंगे Na+Cl। क्या हुआ हमारे पास Na पे पॉजिटिव चार्ज आया और क्लोरीन पे क्या आया नेगेटिव चार्ज आया। अब दोनों पे अपोजिट चार्जेस हैं, दोनों स्ट्रांगली एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे। जब स्ट्रांगली एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे तो इनके दरमियान में कौन सा बॉन्ड बनेगा आयनिक बॉन्ड। समझ आ गई सोडियम क्लोराइड की। उसके बाद हमारे पास हमने एक और आपको एग्जांपल दी है कि यहाँ पर इन्होंने कहा है कि इलेक्ट्रॉन या इलेक्ट्रॉन्स जो ज्यादातर रिएक्शन में हिस्सा ले रहे हैं वो कौन से हैं आउटर मोस्ट है ना। यहाँ पे भी देखिए आउटर मोस्ट ने हिस्सा लिया और यहाँ पे भी आउटर मोस्ट ने हिस्सा लिया। यहाँ पे उन्होंने एक आपको ये लाइन बताई हुई है कि ज्यादातर जो इलेक्ट्रॉन्स रिएक्शन में टेक पार्ट कर रहे हैं वो कौन सी है हमारे पास आउटर मोस्ट है। तो यहाँ पे जो सोडियम है हमारे पास उसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा और क्लोरीन पे नेगेटिव चार्ज आएंगे। दोनों स्ट्रांगली एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे और उनके दरमियान में कौन सा बॉन्ड बनेगा आयनिक बॉन्ड बनेगा। यहाँ पे उन्होंने एक आपको और एग्जांपल दी है कैल्शियम की। कैल्शियम की क्या करता है अपने 2 इलेक्ट्रॉन्स को लूज करता है। जब वो अपने 2 इलेक्ट्रॉन्स को लूज करता है तो क्लोरीन के 2 जो मॉलिक्यूल्स हैं वो क्या करते हैं उसको एक्सेप्ट करते हैं गेन करते हैं और क्या बनाते हैं हमारे पास आयनिक बॉन्ड। यहाँ पे अगर हम कैल्शियम की बात करें तो कैल्शियम क्या करता है अपने 2 इलेक्ट्रॉन्स को लूज करता है। 2 को लूज किया तो उसके ऊपर क्या उसका चार्ज आ गया 2 पॉजिटिव और 2 इलेक्ट्रॉन को उसने लूज किया। वही 2 इलेक्ट्रॉन क्या करता है सोडियम क्लोरीन ले लेता है 2 क्लोरीन के मॉलिक्यूल्स, क्योंकि क्लोरीन अगर 2 लेंगे हम तो उन दोनों को क्या एक इलेक्ट्रॉन की जरूरत होगी। तो जब वो दोनों लेंगे तो हमारे पास इस पे कौन सा चार्ज आ जाएगा नेगेटिव। यहाँ पे अगर हम इस तरह से बात करें कि हमारे पास कैल्शियम है तो इसके आउटर मोस्ट में कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं 2 और क्लोरीन के हमने कितने लिए हुए हैं 2 आइटम्स लिए हैं। तो इसके आउटर मोस्ट में भी 7 है और इसके आउटर मोस्ट में भी कितने हैं 7। इसको भी 1 की जरूरत है, इसको भी 1 की जरूरत है। तो क्या होगा हमारे पास ये जो कैल्शियम है एक इसको देगा एक इसको देगा और क्या आएगा हमारे पास कैल्शियम पे डबल पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा
और क्लोरीन पे हमारे पास क्या आ जाएगा, नेगेटिव चार्जेस। इस पे भी नेगेटिव और इस पे भी नेगेटिव। समझ आ गई है? इस तरह से हमारे पास आयनिक बॉन्ड्स बनते हैं लूज करके इलेक्ट्रॉन या गेन करके इलेक्ट्रॉन। तो उन पे पॉजिटिव चार्जेस और नेगेटिव चार्जेस आते हैं, तो हमारे पास उनके दरमियान की जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन है वो बहुत स्ट्रांग हो जाती है और क्या बना देते हैं, आयनिक बॉन्ड। अब यहाँ पे आपकी एक्सरसाइज जो उन्होंने एक दी हुई है, वहाँ पे क्वेश्चन लिखा है व्हाट टाइप्स ऑफ एलिमेंट्स फॉर्म आयनिक होती है कि वो अपने इलेक्ट्रॉन को लूज करते हैं, और जो नॉन मेटल्स हैं उनमें एबिलिटी होती है कि वो इलेक्ट्रॉन्स को गेन करते हैं। तो जो गेन करेंगे उन पे कौन सा चार्ज आएगा, नेगेटिव, और जो लूज करेंगे पॉजिटिव। जब पॉजिटिव और नेगेटिव चार्जेस आपस में एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे तो उनके दरमियान में कौन सा बॉन्ड बनेगा, आयनिक बॉन्ड। नेक्स्ट एक और क्वेश्चन उन्होंने दिया व्हाट आर द कंडीशंस फॉर एन आयनिक बॉन्ड टू बी फॉर्म। इसका क्वेश्चन आंसर, इसके क्वेश्चन का आंसर भी अभी मैंने आपको बता दिया कि क्या कंडीशंस हैं कि हमारे पास आयनिक बॉन्ड बनेगा। तो हमारे पास यही कंडीशन है कि एक जो एलिमेंट है हमारे पास वो एटम को लूज करे और दूसरा उसको गेन करे। ये कंडीशंस होंगी तब ही हमारे पास क्या होगा, आयनिक बॉन्ड बनेगा। कि एक को मस्ट अपना लूज करना पड़ेगा और दूसरे को गेन, फिर ही उनपे पॉजिटिव और नेगेटिव चार्जेस आएंगे, और जब उनमें पॉजिटिव और नेगेटिव चार्जेस आएंगे फिर ही उनके दरमियान में जो फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन है वो स्ट्रांग होंगे और हमारे पास क्या बनेगा, आयनिक बॉन्ड। तो ये था आज का हमारा लेक्चर। समझ आ गया आप सबको? Yes. आपसे कुछ पूछ सकती हूँ मैं? Yes. तो बताएं क्या होता है डुप्लेट रूल? जिनके आउटर मोस्ट में दो इलेक्ट्रॉन और ऑक्टेट रूल जिसके अपरमोस्ट में एक इलेक्ट्रॉन होते हैं। इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन क्या होती है, अरेंजमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन शाबाश। अच्छा आप मुझे बताएं कि आयनिक बॉन्ड होता क्या है? शाबाश, किसी भी एटम का इलेक्ट्रॉन को लूज करना और पॉजिटिव और नेगेटिव चार्जेस का आपस में अट्रैक्ट करना, ये होता है हमारे पास आयनिक बॉन्ड। शाबाश, ये था आज का हमारा लेक्चर। कल आप सबने इसको पढ़ के आना है, मैं आपसे इसके बारे में क्वेश्चन करूंगी, ठीक है?